हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की, जो इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एक्सरसाइज का। और इसमें 5.1 ये एक्सरसाइज हम पहले करेंगे। इसके बाद इसमें एक और एक्सरसाइज है 5.2, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले के जो 4 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उनके वीडियोस देख सकते हैं। तो यूक्लिड ने ज्योमेट्री का कैसे डेवलपमेंट किया या ज्योमेट्री को कैसे देखा, ये समझने के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले ज्योमेट्री कैसे कैसे डेवलप हुई वो सब आप जो है चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, बट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स जो इस चैप्टर से जुड़े हुए थ्योरी है, उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो आप इनको एक बार देख लें। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो ओवरव्यू बता देता हूं कि पोस्टुलेट 1 जो है वो ये कहता है कि कोई स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से, ये स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट कोई भी हो सकता है, और इनके बीच में क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली, यानी इंफिनिटी तक उसको बढ़ाया जा सकता है। अब ये टर्मिनेटेड लाइन है, इसके कहीं ये इस तरह से हम टर्मिनेटेड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट 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 लगा करके। तो ये लाइन कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। और पोस्टुलेट 3 कहता है सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। तो कोई भी आप सेंटर ले लो और कुछ भी उसकी रेडियस ले लो, तो एक सर्कल वो बन जाएगा। तो सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। पोस्टुलेट 5 कहता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सही बात है, राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब आप कहीं भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आप इक्वल ही होंगे, उसमें साइज से मैटर नहीं है, छोटा बड़ा से कोई मैटर नहीं है। 90 डिग्री तो 90 डिग्री होगा, आप किसी भी तरह से बना लीजिए, चाहे उसको थोड़ा सा आप घुमा फिरा करके भी अगर बनाते हैं इस तरह से, तो ये एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। If a straight line falling on two straight lines makes an interior angles on same side of it, and it taken together the less than two right angles, then the two straight line it produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angle। ये जो पांचवा पोस्टुलेट है बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। और ये क्या कहता है कि मान लो दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरह से, और एक लाइन उनको टर्मिनेट करती है, इस तरह से टर्मिनेट करती है। तो ये जो एंगल बने हैं इंटीरियर एंगल, दो एंगल इस साइड पे बने हैं और दो इंटीरियर एंगल इस साइड पे बने हैं। तो जिस साइड के जो इंटीरियर एंगल हैं जिनका सम टू राइट एंगल यानी 180 डिग्री से कम होगा, वो लाइन आगे बढ़ाने पर उसी दिशा में उसी तरफ आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कट करेंगे। और ये लाइन किस तरफ कट करेंगे, जिधर 180 से कम एंगल होगा इंटीरियर एंगल का सम। इंटीरियर एंगल का सम जिस तरफ कम होगा, क्योंकि ये दोनों 180 से कम का सम बनाएंगे। ये मान लो मैं 1 और 2 ले लेता हूं, तो एंगल 1 और 2 का सम अगर 180 से लेस है तो उसी तरफ ये लाइन एक दूसरे को काटेंगी, और जिधर ज्यादा है उधर नहीं काटेंगी। और अगर 180 हो गया तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 हो गया तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये बात क्लियर हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है जिसका हम आगे क्वेश्चंस में बहुत यूज करेंगे। दूसरी चीज है इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सिम्स, यूक्लिड के ऑक्सिम्स। तो आपको ऑक्सिम्स को भी याद रखना है। और ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सिम्स हैं, जैसे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। अब कोई चीज है ए बी के इक्वल है और ए सी के भी इक्वल है, ठीक है। ए बी के भी इक्वल है और ए सी के भी इक्वल है। तो एक चीज जो दूसरी चीजों के बराबर है वो चीजें आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। बी और सी आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही कहता है पहला पोस्टुलेट। उसके बाद जो पहला ऑक्सिम ये कहता है, और दूसरा ऑक्सिम कहता है इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। अगर कोई दो चीजें इक्वल हैं, सपोज करो ए और ए, बी इक्वल है, ए और बी मैंने कहा इक्वल है, और इनमें कोई चीज इक्वल ही मैंने ऐड करी, तो ए इसमें भी सी ऐड किया, इसमें भी सी ऐड किया,
तो a प्लस सी और b प्लस सी के बाद जो होल बना है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपका सेकंड ऑक्सिम कह रहा है। इसी तरह से दो चीजें इक्वल थी, उनमें से इक्वल चीज ही मैंने सब्सट्रैक्ट कर दी, तो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये थर्ड ऑक्सिम कहता है, वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, चीजें जो एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, यानी एक दूसरे के आकार में बिल्कुल समान है। जैसे हमारे ये हाथ एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, या मैं कोई दो चीजें ले लूं जो एक दूसरे को अच्छे से कवर कर सकती हैं। सपोज ये सर्कल और ये सर्कल, सपोज करो कि ये दोनों सेम साइज के हैं, तो ये एक दूसरे को आसानी से कोइंसाइड कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अ होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, ठीक है। होल जो है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है, सिंपल सी बात है। कोई भी पूर्ण रूप जो होगा वो उसके भाग से, अंश से बड़ा ही होगा। तो फिफ्थ ऑक्सिम ये है। सिक्स्थ ऑक्सिम कहता है द थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर, ठीक है। अब कोई चीजें हैं, जैसे सपोज करो ये ए है और ए से डबल दो चीजें हैं, ठीक है। ए से ये कोई चीज है और इससे डबल दो चीजें हैं, वो बी और सी हो सकती हैं, और ये दोनों ए से डबल है। मानो कि ये दोनों ए से डबल है, यानी बी की वैल्यू क्या है, 2a है, और सी की वैल्यू भी क्या है, 2a है। तो इसका मतलब बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, जो किसी एक ही चीज की डबल है, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ऊपर वाला समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सिम को हम समझ गए, हम पोस्टुलेट समझ गए, तो इस चैप्टर को आसानी से कर लेंगे। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये हमें बताना है, ये स्टेटमेंट दिए हुए, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो किसी एक सिंगल पॉइंट से, सपोज ये एक पॉइंट है, इससे केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। क्या ये बात सही है? इससे तो ये लाइन भी जा रही है, इससे ये लाइन भी जा सकती है, इसी पॉइंट से ये लाइन भी जा सकती है, इस पॉइंट से ये लाइन भी जा सकती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि किसी एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइन जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं किसी एक पॉइंट से। ये बात क्लियर है? देखो यहाँ एक पॉइंट से यहाँ पर कई सारी लाइनें जाती हुई आपको दिख रही हैं। तो एक पॉइंट से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है, इनफिनाइट लाइन खींची जा सकती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस which can pass through the two distinct points। अब दो पॉइंट है, सपोज ए और बी दो पॉइंट है, और इनसे होते हुए कितनी इनफिनाइट लाइन खींची जा सकती है। क्या ये सही है कि गलत है? ये गलत है, क्योंकि किसी इन दो पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन होकर के जाएगी। इन दो पॉइंट से इस तरह सपोज करो, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से क्या केवल और केवल एक लाइन होकर के जाएगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या है, फॉल्स है। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। किन्हीं दो बिंदुओं से होकर के केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत खींची जा सकती है, और दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। टर्मिनेटेड लाइन को, या जिसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, तो एक लाइन सेगमेंट है ए बी एक लाइन सेगमेंट है। अब इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं और इनफिनाइट तक बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो ये बात सही है कि मैं इसको इनफिनाइट तक बढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो ये बात क्या है, ट्रू है। एक लाइन सेगमेंट को, टर्मिनेटेड लाइन को इनफिनाइटली बढ़ाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू। तो एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बहुत इजी सा था, स्टेटमेंट बता दिया। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है।
अब क्वेश्चन है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनके रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। इस चीज को ऐसे समझो कि ये एक सर्कल है और ये सर्कल है, दोनों आपको साइज में इक्वल लग रहे हैं, कोइंसाइड भी करेंगे। ऑक्सिम भी था, ऑक्सिम यूक्लिड का ऑक्सिम क्या था कि दो चीजें अगर कोइंसाइड करती हैं तो वो इक्वल होंगी, और यहाँ पर इक्वल होंगी तो इनके रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों सर्कल इक्वल है। अगर सर्कल इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बहुत सिंपल सी चीज है। इक्वल साइज के थे तो रेडियस इक्वल होगी, या रेडियस इक्वल होती तो साइज इक्वल होता। वाइसा वर्सा भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, एक फिगर दी हुई है, ये यहाँ ए बी लाइन है, ये पी क्यू लाइन है, और ये एक्स वाई लाइन है। तीन लाइनें दी हुई है। ए बी को बताया गया है पी क्यू के इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है, तो देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ऑक्सिम नंबर 1 याद करिए कि अगर कोई चीज किसी सेम चीज के इक्वल है, if a thing is equal to the same things then these same things will be also equal to each other। तो ये था एक्सिम नंबर 1। और अब यहां पर हम देखो तो ए बी इक्वल किसके है, ए बी इक्वल है पी क्यू के, और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ए बी सीधे सीधे एक्स वाई के इक्वल होगा। ये प्रूफ करने की जरूरत है कि प्रूफ अपने आप है, प्रूफ है ही। ठीक है, तो ये ट्रू है। और यूक्लिड का जो फर्स्ट ऑक्सिम है वही इस चीज को कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये हमें याद होना चाहिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ऑक्सिम फर्स्ट यही कहता है। क्लियर है ना? अगर ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है तो भी बी और सी बराबर होंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, क्योंकि इन टर्म्स की हमें डेफिनेशन देनी है, और ये ऐसे टर्म्स हैं इनको डिफाइन करने के लिए भी कुछ टर्म्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? यस, देयर आर सम टर्म्स व्हिच नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? वो टर्म्स क्या हैं और उन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे, बाद में हम इनको भी डिफाइन करेंगे। पहले लाइंस को, परपेंडिकुलर लाइंस को, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर को, इनको हम डिफाइन करेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें डिफाइन करने हैं। वो टर्म्स क्या हैं? जैसे प्लेन, जैसे पॉइंट, लाइन, इनको हमें डिफाइन करना होता है। तीनों टर्म्स आपके सामने आ गए। प्लेन क्या है? प्लेन एक फ्लैट सरफेस है। प्लेन एक फ्लैट सरफेस है जिसकी दो डायमेंशन होगी, लेंथ होगी, ब्रीथ होगी, लेंथ होगी, ब्रीथ होगी, और प्लेन सरफेस होगी। बट क्या उसकी थिकनेस होगी? नहीं, थिकनेस नहीं होगी। आइडियली उसकी थिकनेस नहीं होगी। तो प्लेन क्या है? जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो। ये बोर्ड भी क्या है? प्लेन है। तो इस तरह की सरफेस क्या होगी? फ्लैट सरफेस। ठीक है, टू डायमेंशनल सरफेस। ठीक है, उसकी ज्योमेट्रिक शेप हमने इस तरह से कागज पे बना दी, तो ये है प्लेन। पॉइंट क्या है? पॉइंट किसी स्थान को बताता है। जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया। एक डॉट की तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई लेंथ, कोई विड्थ, कोई हाइट नहीं होती। नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट। अब कोई लेंथ, कोई हाइट, कोई विड्थ नहीं होती, तो सोचो तो फिर ये एग्जिस्ट कैसे करेगा? अब कोई भी चीज है, छोटी चीज है, कुछ तो उसकी थिकनेस होगी। अगर ये पॉइंट भी है तो इस पॉइंट की थिकनेस है, इस पॉइंट की थिकनेस है, ये जितने भी पॉइंट हैं। बट आइडियली मैं इसको पॉइंट कहता हूं, क्यों? इसको मैं मान लेता हूं कि उसकी कोई लेंथ, कोई थिकनेस, कोई नहीं है, तो वो पॉइंट है, एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए? पॉइंट की डेफिनेशन एक तरह से इमेजिनरी डेफिनेशन है, क्योंकि नो लेंथ, नो विड्थ, नो थिकनेस की कंडीशन में तो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। ठीक है, तो वो तो फिर डायमेंशन लेस, मतलब एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। बट फिर भी हम इसको मान लेते हैं एक हाइपोथेसिस की तरह। ठीक है, लाइन क्या है? लाइन अगर पॉइंट है तो ऐसे इनफिनाइट पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे तो क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। तो इनफिनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन, एक्सटेंडिंग ऑन बोथ डायरेक्शन, और दोनों दिशाओं में उसे कहीं तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, तो क्या है?
लाइन है, तो ओनली लेंथ और नो विड्थ और नो हाइट, उसमें क्या होगी, केवल लेंथ होगी। तो ये क्या है, लाइन है, इसमें केवल लेंथ है। बट एक्चुअली देखो तो थिकनेस भी है। क्या ये बिना थिकनेस की लाइन दिखाई देगी? अगर थिकनेस नहीं होती तो ये शो कैसे हो गया? तो जो मैं शो कर रहा हूं वो एक हाइपोथेसिस है। लाइन ये एजिज है, इस बोर्ड की एजिज है, लाइन है, एजिज है, किनारे हैं। पर जब मैं उसको लाइन बोर्ड पे खींचता हूं तो वो थिकनेस के रूप में दिखते हैं। थिकनेस उनमें है बट डेफिनेशन में तो थिकनेस नहीं है। डेफिनेशन में क्या है, सिर्फ लेंथ है। तो लेंथ है तो ओनली लेंथ है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी, ठीक है। तो यहां पर भी हमने जो डेफिनेशन ली है वो हाइपोथेसिस के बेसिस पर ली है। तो लाइन क्या है, एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें इनफिनिट सेट ऑफ पॉइंट होते हैं, दोनों तरफ उसको बढ़ाया जा सकता है और उसमें केवल लेंथ है, विड्थ नहीं है। तो ये चीजें पहले जब हम बताऊंगी। अब हमें लाइन की डेफिनेशन पता है, तो पैरेलल लाइंस के लिए हमें लाइन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हमें लाइन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लाइन सेगमेंट बताने के लिए अपने लाइन को डिफाइन कर दिया। जब हम रेडियस बताएंगे तो हमने पॉइंट को ऑलरेडी डिफाइन कर लिया। जब हम स्क्वायर को डिफाइन करेंगे तो प्लेन हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है, लाइन हमारी ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अब पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन देखें। तो पैरेलल लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे? इससे पहले हमने लाइन को कर लिया, पॉइंट को कर लिया, प्लेन को डिफाइन कर लिया। अब हमें पैरेलल लाइन को डिफाइन करना है। तो पैरेलल लाइन when two or more never intersect each other, ऐसे दो लाइनें जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी किसी प्लेन में, इन अ प्लेन आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। इनके बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है, सेम रहने वाली है। किसी भी पॉइंट पे ये डिस्टेंस इक्वल होगी और इन लाइनों को कहीं तक भी बढ़ाया जाए ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, इसीलिए इनको हम कह रहे हैं पैरेलल लाइंस। क्लियर? सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी दो लाइन जो कहीं तक भी बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच का इक्वल बना रहेगा, वो है पैरेलल लाइंस। क्लियर है? नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन किसे कहेंगे? ये तो आपने पढ़ा है, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होती है, ठीक है। बट इसको डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन करना है, दो लाइन, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किस पर? राइट एंगल पर, 90 डिग्री पर। कहां पर इंटरसेक्ट करती है? एट राइट एंगल, एग्जैक्टली राइट एंगल पे। तो वो क्या होगी? परपेंडिकुलर लाइन होंगी। किसी प्लेन में वो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो राइट एंगल का होना जरूरी है, ये सारे एंगल क्या होंगे? राइट एंगल होंगे। नेक्स्ट देखिए लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? लाइन तो ऐसी चीज है कि उसको इनफिनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, लाइन को हम इनफिनाइट तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम लाइन को कुछ इस तरह से शो करते हैं। बट लाइन सेगमेंट दो फिक्स पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं, उनके बीच में जो लाइन होती है उसी को कहते हैं लाइन सेगमेंट। यानी इसके दो एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, तो जिसके एंड पॉइंट फिक्स होते हैं वो है लाइन सेगमेंट। कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरह से, ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इस लाइन का पार्ट है जिसके एंड जो है वो क्या है? फिक्स है, विद टू एंड पॉइंट्स। जिसके दो एंड, लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट होते हैं। ये बात क्लियर रखेंगे। लाइन तो इनफिनाइट तक चलती रहेगी और इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर। लाइन सेगमेंट को हम क्या करेंगे? एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। उस वो दो फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। क्लियर है? नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल जो है एक पॉइंट से, ये जो कर्व है इसके किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, और जो कि हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी, वही क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। सेंटर से एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्क्यूमफेरेंस और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, ये सर्क्यूमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस है, और इस पे कोई भी पॉइंट आप ले लो और उस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से? सेंटर से, तो ये हमेशा क्या होगी? ये रेडियस होगी। दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर।
अब स्क्वायर क्या है, स्क्वायर को कैसे डिफाइन करेंगे? कोई प्लेन है जिसके जो कॉर्नर पे जो एंगल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, एक तो इसकी चारों साइड की लेंथ, 1 सेकेंड, इसकी चारों साइड की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और ये सारे एंगल क्या होने चाहिए 90 डिग्री, चारों एंगल क्या होने चाहिए 90 डिग्री होने चाहिए। तो ये है स्क्वायर। इसी चीज को हम लिख देंगे, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी जिसकी चार भुजाएं हैं, 4 साइड है, और चारों की चारों क्या है, इक्वल हैं, 4 साइड्स आर इक्वल, और ईच ऑफ द इंटरनल एंगल इज राइट एंगल, ईच ऑफ द इंटरनल एंगल इज राइट एंगल। आंतरिक कोण कितना है 90 अंश है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री अगर चारों एंगल होंगे और चारों साइड इक्वल होंगी तो हम उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। और अगर ये चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते और चारों साइड इक्वल होती, मतलब साइड इक्वल है, ये भी और ये भी, तो इसको क्या कहेंगे बताओ, कमेंट में बताना। इस शेप को क्या कहेंगे, जिसकी चारों साइड इक्वल है बट जो इंटरनल एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, ये कमेंट में बताएंगे ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर two postulates given below. Given any two distinct points A or B, there exists a third point C which is in between A and B. एक C point है वो इन दोनों के बीच में है. There exist at least 3 points that are not on the same line. Thus, these postulates contain any undefined terms. Are these postulates consist? Do the follow Euclid postulates, explain. क्या ये दोनों पोस्टुलेट यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं? क्या ये दोनों में कुछ अंडर डिफाइंड टर्म है, अनडिफाइंड टर्म्स हैं, और हैं तो क्या है वो हमें बताने हैं। क्या है दोनों पोस्टुलेट, 2 पॉइंट है ए और बी, उनके बीच में एक पॉइंट है सी, पहला ये कहता है, और दूसरा ये कहता है कि कोई 3 पॉइंट है जो सेम लाइन पर नहीं है। तो दोनों पोस्टुलेट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं ये हमें बताना है। क्वेश्चन में कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं। कौन से अनडिफाइंड टर्म्स हैं? क्योंकि अगर यहां देखोगे पॉइंट आया है क्वेश्चन में और पॉइंट को डिफाइन नहीं किया गया है, तो हमें पॉइंट को डिफाइन करना होता है। और इट स्टेट दैट मेनी पॉइंट्स लाई ऑन द प्लेन बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर द पॉइंट सी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए और बी। सी कहां है, ए और बी के बीच में है, या उस लाइन पर है, कहां है ये हमें नहीं बताया गया, तो ये एक अनडिफाइंड टर्म है पहले उसमें। एडिशनली देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर ऑल द पॉइंट आर इन द सेम प्लेन और नॉट। अब ये तीनों ए बी सी जो 3 पॉइंट है वो एक प्लेन में है कि एक आध पॉइंट प्लेन से बाहर भी है, क्योंकि अगर एक पॉइंट ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी अगर इधर है और प्लेन ये है, ये प्लेन है और सी प्लेन से बाहर है, तो वो भी क्लियर नहीं है कि ये सारे एक प्लेन में है कि नहीं है। तो अनडिफाइंड टर्म यहां पर क्लियर हो गए, ये क्लियर नहीं है। अब बात करते हैं कि ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। रिगार्डिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ दीज पोस्टुलेट्स, पहले इनकी कंसिस्टेंसी देखें। यस, ये जो पोस्टुलेट है इनको हम कंसिस्टेंस कह सकते हैं। कब? 2 कंडीशन लगेंगी। पहली बात, जब मैं सी को मान लूं कि सी उसी लाइन पर है जो लाइन ए बी पर है, पहली बात ये मुझे मानना पड़ेगा, सी उसी लाइन पर है ए बी वाली लाइन पर, ए और बी के बीच में जो लाइन जा रही है उस पर। दूसरा, अगर पहली कंडीशन में ये मानता हूं तो ये इन दोनों पोस्टुलेट को चेक किया जा सकता है। दूसरा, पहली कंडीशन को हटाता हूं फिर दूसरी कंडीशन मानता हूं कि सी उस लाइन पर नहीं है, तो फिर दूसरी तरह से इनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर हमें सेकंड वाले को करना है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आर नॉट इन सेम लाइन, तो उसके लिए मुझे ये मानना पड़ेगा कि पॉइंट सी जो है वो सेम लाइन पर नहीं है। तो दोनों कंडीशन में हमें इनकी कंसिस्टेंसी के लिए कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा दोनों सिचुएशन में, ठीक है। वो मैंने लिख दिया कि क्या कंसीडर करना पड़ेगा। अब यूक्लिड पोस्टुलेट की बात आती है, क्या ये फॉलो कर रहे हैं? तो ये डायरेक्टली फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, नो, दीज डज नॉट डायरेक्टली फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट, इंस्टेड दे स्टेम फ्रॉम द ऑक्सिम्स। फिर भी ये कहां से आए हैं? ऑक्सिम्स से आए हैं। ये दोनों पोस्टुलेट जो यहाँ प्रोपोगेट करने की कोशिश ये क्वेश्चन करता है वो दोनों ऑक्सिम से आते जरूर हैं, और ये यूक्लिड पोस्टुलेट से को फॉलो नहीं करते। हाँ, ऑक्सिम से जरूर ये आए हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें क्लियर रहनी चाहिए। पोस्टुलेट और ऑक्सिम की जो भी कंफ्यूजन है वो आप देख लो, मैंने शुरू में ही बता दिया है।
पोस्टुलेट कौन से हैं और ऑक्सिन कौन से हैं, तो वो क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखें, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। ए बी के बीच में एक पॉइंट है सी, ए बी के बीच में एक पॉइंट है सी और ए सी इक्वल है बी सी के। ये क्वेश्चन ने कहा है प्रूव दैट द ए सी इज हाफ ऑफ ए बी। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो तो डायग्राम बनाया, सी ये रहा, ए ये रहा और ये रहा बी। दिया है ए सी इक्वल टू बी सी, जो दिया होता है पहले उसी को हम लिखते हैं। हियर इज ए सी इक्वल टू बी सी। अब दोनों तरफ अगर हम ए सी को ऐड कर दें तो ए सी में ए सी ऐड कर दिया और वहां पर बी सी में भी ए सी ऐड कर दिया। ठीक है, तो ए सी प्लस ए सी और उधर हो जाएगा बी सी प्लस ए सी। तो अब देखोगे तो ये जो बी सी और ए सी है ये जुड़ करके टोटल लाइन हमारी बन रही है ए बी। तो मैंने वही लिखा कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ए बी, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? टू ए सी। तो आप देखोगे तो टू ए सी, क्योंकि बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी और टू ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी। तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू इज हाफ ए बी। ये बात समझ आई? तो यहाँ पर ये लिख दिया ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो आंसर तो आपके सामने लिखा हुआ है, उसी तरह से आपको लिखना। मेन फोकस करिए समझने का, ठीक है, चीजों को क्लियर करने का। क्लियर? नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है इन द क्वेश्चन 4, जैसे कि पीछे के क्वेश्चन में दिया गया था, पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली मिड पॉइंट। और ये प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक मिड पॉइंट होता है। हमको पता है किसी भी लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट होता है, बट अब यहां बात आ गई प्रूव करो। प्रूव करो कि ये इसका मिड पॉइंट है। प्रूव करो कि ए और बी का मिड पॉइंट सी है। अब यार क्या प्रूव करें? बड़ी कंफ्यूजन है। सी तो मिड पॉइंट है, तुम कह रहे हो प्रूव करो। हाँ तो प्रूव करते हैं, फिर ऐसा करते हैं डी को भी मिड पॉइंट मान लेते हैं। ए भी मिड, सी भी मिड पॉइंट है, डी भी मिड पॉइंट है, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर प्रूव करेंगे। तो कुछ ऐसा होगा, समझो क्या होगा। मैंने मान लिया दो मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट है पी, एक मिड पॉइंट है क्यू। किस लाइन के? ए बी के। मैंने मान लिया कि दो मिड पॉइंट है पी और क्यू, किसके? ए बी के। यहां तक चीजें क्लियर। अब ए बी एंड पॉइंट है। ए बी क्या है? एंड पॉइंट है, जिसके मैंने दो मिड पॉइंट माने पी और क्यू, दो डिफरेंट मिड पॉइंट माने। क्यों माने अभी देखूंगा, बताऊंगा कि बाद में ये प्रूफ हो जाएगा दो डिफरेंट नहीं एक ही है। दो मान रहा हूं जबकि मिड पॉइंट का एक होता है, तो ये हमने जो कंसीडर किया है इसका मतलब ये गलत प्रूफ होना चाहिए। और जब ये गलत प्रूफ हो जाएगा इसका मतलब एक मिड पॉइंट होता है, दो नहीं होते। तो इसलिए हम पहले से क्या कर रहे हैं, एक गलत अजम्पशन से लेकर के चल रहे हैं। ऐसा मान लिया है कि दो मिड पॉइंट है, पी और क्यू मिड पॉइंट है, कोई बात नहीं, ए बी के पी और क्यू मिड पॉइंट है। तो जब पी मिड पॉइंट है तो उस कंडीशन में ए पी इक्वल टू होगा पी बी के, जब पी मिड पॉइंट है। और जब क्यू मिड पॉइंट है तो ए क्यू इक्वल होगा क्यू बी के। होगा कि नहीं होगा? यही चीज तो यहां लिखी हुई है, यही चीज यहां लिखी है। ए पी इक्वल टू होगा पी बी के और ए क्यू इक्वल टू होगा क्यू बी के। अच्छा, इन दोनों का जोड़ ए बी होगा, इन दोनों का सम भी क्या होगा? ए बी होगा, और इन दोनों का सम भी क्या होगा? ए बी होगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इन दोनों का सम ए बी होगा, उन दोनों का सम भी क्या होगा? ए बी होगा। अच्छा, जब दोनों का सम ए बी होगा, देखो अब पिछले वाले में मैं ये देखता हूं कि अगर ए पी मिड पॉइंट है तो ए पी का डबल ए बी के बराबर होगा, और अगर ए क्यू मिड पॉइंट है तो ए क्यू का डबल ए बी के बराबर होगा। तो ये भी मैं लिख सकता हूं कि इसका ए पी का डबल भी ए बी के बराबर होगा और ए क्यू का डबल भी ए बी के बराबर होगा। ये भी तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हाफ लाइन का डबल करने के बाद कंप्लीट लाइन मिलनी चाहिए। अगर पी मिड पॉइंट है तो टू ए पी ए बी के इक्वल होना चाहिए, क्यू मिड पॉइंट है तो टू ए क्यू ए बी के इक्वल होना चाहिए। अब ये दोनों ए बी के इक्वल है, इसका मतलब टू ए पी और ए क्यू अपने आप में इक्वल हो गए। तो टू से टू कैंसिल हो गया तो ए पी इक्वल टू आ जाएगा ए क्यू। यानी थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। जो चीजें एक दूसरे के बराबर थी, टू ए पी टू ए क्यू किसके बराबर थे? ए बी के बराबर थे, और आपस में अब क्या हो गए? एक दूसरे के बराबर हो गए। पोस्टुल किसमें? ऑक्सिम नंबर 1, यूक्लिड का ऑक्सिम नंबर 1 यहाँ पे आ गया। थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, और जैसे ही मैंने इसको रखा तो ए पी ए क्यू के इक्वल हो गया। इसका मतलब जो ए पी और ए क्यू ये दोनों इक्वल है तो पी और क्यू तो एक ही जगह पर है।
अगर AP और AQ इक्वल है तो P और Q एक ही जगह पर है, दिस मीन्स द P और Q मस्ट बी द सेम पॉइंट। और जो कि हमारा अजम्पशन था कि P और Q दो डिफरेंट पॉइंट है, तो ये तो इसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, द कॉन्ट्राडिक्टिंग द अजम्पशंस दैट देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट। तो इसलिए कह सकते हैं देयरफॉर एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये बात क्लियर हुई। हमने क्या किया, अपने अजम्पशंस को ही कैंसिल आउट किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किया, पहले दो हमने मिड पॉइंट माने, P माना और Q माना, फिर हमने देखा कि AP प्लस BP इक्वल है, फिर हमने लिखा AQ इक्वल टू BQ इक्वल है। अब दोनों इक्वल हैं तो फिर हमने देखा कि AP का डबल AB के बराबर होगा, इसी तरह से AQ का डबल AB के बराबर होगा। जब हमने जो दो सेम थिंग के बराबर होती है, अगर कोई चीज किसी के बराबर है तो वो दोनों आपस में बराबर होंगी, और जब वो दोनों आपस में बराबर होंगी तो हमें पता चला कि AP और AQ बराबर है। और AP और AQ जब भी बराबर हो सकते हैं जब P और Q एक ही पॉइंट पर हो, एक ही जगह पर हो। तो इसका मतलब P और Q सेम पॉइंट है, और हमारा जो अजम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पर हो रहा है, और इससे हमारा प्रूफ हो जाता है कि मिड पॉइंट केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दी हुई है जिसमें A B C और D ये चार पॉइंट है, और हमें पता है AC इक्वल है BD के, AC इक्वल है BD के, ये आपको दिया है। यहां से ये AC है और ये BD है, AC इक्वल है BD के, और प्रूफ करना है कि AB, ये वाला पार्ट AB इक्वल होगा CD के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, बीच में कॉमन पार्ट है BC। सिंपल सी बात है। अब आप एक चीज देखो कि हमें दिया है AC इक्वल है BD के, बट मैं देखूं तो AC जो है वो AB और BC को जोड़ करके बना है। यहां से AC जो है ये AB और BC को जोड़ करके बना है, ये वाला, और BD जो है ये वाला, ये BC और CD को जोड़ करके बना है। तो BD को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं BC प्लस CD, और BC से BC को कैंसिल आउट कर देता हूं तो AB किसके इक्वल आ जाता है, CD के इक्वल आ जाता है। यही प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमने इसमें से कुछ सेम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से भी माइनस कर दिया BC को, और इसमें से भी माइनस कर दिया BC को, किसमें से, AC में से। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं AC इक्वल था BD, और AC में से हमने माइनस कर दिया BC को, और BD में से भी माइनस कर दिया BC को, तो हमें मिल जाता है AC इक्वल टू AB इक्वल टू CD। ये हमें मिल जाता है जो हमें प्रूफ करना था। यहीं पर हमारी थर्ड ऑक्सिम निकल के आता है, यूक्लिड का थर्ड ऑक्सिम, इफ द इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स देन रिजल्ट्स विल बी इक्वल। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, AC इक्वल टू BD दिया था, AC और AC होता है AB और BC का सम। ये जो AC है यहां से यहां तक, ये हमारा AB और BC का सम है, और BD जो है BD, ये यहां से यहां तक BD है, और ये BC और CD का सम है। ठीक है, तो इसका मतलब इनको मैं लिखता हूं AB प्लस BC, और इसको लिखता हूं BC प्लस CD, और यहां पर BC को कैंसिल कर दें। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसको, BC को, फ्रॉम द इक्वल्स, पहले ये इक्वल थे, इनमें से दोनों में से BC माइनस हुआ, तो रिजल्ट्स विल बी आल्सो इक्वल, यानी AB विल बी इक्वल टू CD, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो बहुत इजी सा एक प्रूफ था, जिसको आपको इस तरह से लिखना है, कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, why is oxim 5 in the list of Euclid oxim consider universal truth? Or note that the question is not about the fifth postulate. oxim 5 को हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों मानते हैं, क्यों कंसीडर करते हैं, ये हमें बताना है। अब oxim 5 क्या कहता है कि whole is always greater than the part, whole is always greater than the part। ये हमारा ऑक्सिम 5 है, ये मैंने आपको शुरू में बताया, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमें बताना है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पूर्ण हमेशा पार्ट से ज्यादा होता है। अब सपोज कर लो कोई भी चीज है, ये
कोई कंप्लीट है, एक स्क्वायर है। बट अगर मैंने इसके कोई भी एक हिस्सा ले लिया, सपोज करो ये हिस्सा ले लिया इससे अलग करके, तो ये हिस्सा मैंने इससे लिया, ये पूर्ण था, होल था, ये इसका पार्ट है। तो ये समझने में तो कोई बड़ी बात है नहीं कि होल हमेशा ज्यादा होगा पार्ट से। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर चीज के लिए लागू होता है, आप कुछ भी देख लो, ठीक है, किसी भी चीज के लिए लागू होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी लागू होगा, थ्योरेटिकल लाइफ में भी लागू होगा। जैसे यहीं पर समझ लो कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए पार्ट। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए एक राइस बैग लिया है, सपोज करो कि ये 5 kg का राइस बैग है, तो ये मेरे लिए अभी क्या है, होल है, कंप्लीट है, पूर्ण है, ये होल, ठीक है, पूर्ण है। बट अगर मैंने इसमें से कुछ राइस निकाल दिए, तो उसके बाद ना तो वो पार्ट, कोई सा भी पार्ट क्या होगा, वो पहले के बराबर नहीं होगा, उसमें भी कम हो गए और वो पार्ट भी एक अलग, वो भी छोटा पार्ट हो गया। तो व्हेन द बैग इज फुल, its weight is 5 kg. However, if we remove some rice from the bag, then the weight of the remaining amount, it will be less than before. This shows the Euclid fifth axiom hold true for all real world situation. तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, कहीं पर भी कोई डाउट आता है। और अगर सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे। टेलीग्राम ग्रुप है द स्टडी अड्डा, ठीक है, द स्टडी अड्डा। टेलीग्राम में जाकर द स्टडी अड्डा सर्च कर लो, या फिर जो है गूगल में लिखेंगे https://t.me/द स्टडी अड्डा, पूरा एक साथ लिख देंगे, स्पेस नहीं छोड़ेंगे, तो ये आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।